गौर फरमाइए कि आपके फोन में अभी हाल ही में कितने ऐप हैं, 10, 20, 50 या 100। निश्चित तौर पर आपके हर ऐप का एक निश्चित खास कार्य होगा, यानी कोई एक ऐप एक निश्चित या खास कार्य के लिए ही आपने इंस्टॉल कर रखा होगा। सोचिए क्या हो यदि एक ऐप के जरिए ही आप लगभग अपने सभी कार्यों को कर सकें, और इसे ही कहा गया है सुपर ऐप या एवरीथिंग ऐप। तो अभी हाल ही में एलन मस्क ने एक ऐसे ही ऐप की अवधारणा की बात कही है, यानी एक ऐसा ऐप जिसके जरिए मानव के उपयोग की लगभग सभी गतिविधियां, सभी सेवाएं, सभी वस्तुएं खरीदी जा सकें या उससे जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ लिया जा सके। दृश्य आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज के हमारे इन डेप्थ का जो विषय होगा वह है, क्या है एलन मस्क का एवरीथिंग ऐप, जिसे किस नाम से जाना जा रहा है, यानी एवरीथिंग ऐप को और किस नाम से जाना जाता है, सुपर ऐप के नाम से। तो आज का हमारा सेशन इसी सुपर ऐप पर आधारित होगा कि यह सुपर ऐप क्या है, कैसे कार्य करता है। तो आइए सबसे पहले देखेंगे कि हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं आज। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह खबर क्या है, यह खबर क्यों सुर्खियों में आ गई है, क्यों चर्चा में आ गई है। फिर समझेंगे सुपर ऐप क्या है, यानी यह एवरीथिंग ऐप जिस पर अभी हाल ही में चर्चा हो रही है वह क्या है। एवरीथिंग ऐप की अवधारणा क्या है, एवरीथिंग ऐप या सुपर ऐप कैसे काम करता है, सुपर ऐप के हालिया उदाहरण क्या हैं, कब इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में भी हम देखेंगे। फिर बाद में देखेंगे कि इससे जुड़े चिंता के विषय क्या हैं और आगे की राह क्या हो। फिर आज के पूरे सेशन पर आधारित हमारा एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आइए सबसे पहले देखें कि यह खबर क्यों चर्चा में आ गई है और यह खबर क्या है। तो अभी हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में यह खबर प्रकाशित की गई थी, जिसमें अभी हाल ही में जब एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद कर इसे एक एवरीथिंग ऐप के रूप में या सुपर ऐप के रूप में विकसित करने की बात कही थी, तो वापस से यह जो अवधारणा है, सुपर ऐप की अवधारणा है, यह वापस से चर्चा में आ गई है। तो खबर थी एक्सप्लेन सेक्शन में ही द हिंदू में प्रकाशित की गई थी। इसके अलावा इसे द इंडियन एक्सप्रेस में से भी देखा गया है। व्हाट इज एन एवरीथिंग ऐप एंड व्हाई डज एलन मस्क वांट टू मेक वन। तो अभी हाल ही में जब एलन मस्क ने यह घोषणा की, उन्होंने दरअसल ट्वीट किया कि वे वापस से दिलचस्पी दिखा रहे हैं ट्विटर को खरीदने में, और इसमें वे लगभग सभी सेवाएं और वस्तुएं प्रदान करेंगे जो लोग खरीद सकेंगे या उस सेवाओं का लोग इस्तेमाल कर सकेंगे, उसका लोग उपयोग कर सकेंगे। तो इसके बारे में अभी हाल ही में एलन मस्क ने यह चर्चा की थी। तो इस वजह से सुपर ऐप या एवरीथिंग ऐप वापस से चर्चा में आ गया है। तो आइए सबसे पहले देखें कि सुपर ऐप क्या है, सुपर ऐप की दरअसल शुरुआत कहां से मानी जाती है। तो सबसे पहले सुपर ऐप को देखेंगे तो दरअसल वर्ष 2010 में सबसे पहले यह शब्द चर्चा में आया था। कब आया था? जब ब्लैकबेरी फाउंडर माइक लेजार्डिस ने इस बारे में, इस शब्द के बारे में चर्चा की थी। तब इन्होंने सुपर ऐप की ऐसी ही अवधारणा पेश की थी कि एक ऐसा ऐप होगा जो लोगों को लगभग सभी सेवाओं और वस्तुओं को, जो भी उनके कार्य हैं, उनको करने में सहज बनाएगा या आसान बनाएगा। तो सबसे पहले कब शुरुआत हुई इस शब्द की, यह शब्द कब चर्चा में आया? वर्ष 2010 में। और किसने इस शब्द के बारे में बात कही थी? माइक लेजारिडिस ने, जो ब्लैकबेरी के फाउंडर माने जाते हैं। यह किस संदर्भ में है? अमेरिका जैसे देशों में कब यह शब्द चर्चा में आया था, यह इसी संदर्भ में खबर यहाँ पर ली गई है। इसके बाद यदि बात करें कि अभी हाल ही में सुपर ऐप को किस नाम से जाना जा रहा है या किस नाम से इसका इस्तेमाल किया गया, तो सुपर ऐप को एवरीथिंग ऐप के रूप में जाना जा रहा है, क्योंकि एलन मस्क ने अभी इसे एवरीथिंग ऐप के रूप में भी कहा। दरअसल सुपर ऐप क्या है? तो सुपर ऐप एक ऐसा ऐप है जहां मानव की जरूरत की लगभग सभी वस्तुओं और सेवाएं एक ही स्थान पर अवेलेबल हो जाती हैं, यानी सभी वस्तुएं, सेवाएं जिस एक ऐप या एक प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हो जाती हैं उसे ही सुपर ऐप के नाम से जाना जा रहा है। और यह कंपनी बनाती है या कंपनी द्वारा ही यह प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, यानी कंपनी ही एक प्लेटफॉर्म को विकसित करती है। आसान शब्दों में कहें तो इसके जरिए ग्राहकों को एक ही स्थान पर कई प्रकार की सेवाओं की उपलब्धता हो जाती है। इस वजह से यह उनके लिए काफी सहज हो जाता है, काफी आसान हो जाता है, और इसे ही क्या कह दिया जाता है? सुपर ऐप। यह हमने चर्चा की कि सुपर ऐप की शुरुआत कब शुरू हुई, यानी वर्ष 2010 में इसके बारे में चर्चा की गई। दरअसल सुपर ऐप की तुलना शॉपिंग मॉल से की जाती है, क्योंकि जब हम किसी शॉपिंग मॉल में एंट्री करते हैं तो वहां पर लगभग सभी ब्रांड्स की हमें चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, लगभग सभी वहां पर वस्तुएं अवेलेबल होती हैं, कई सेवाएं, कई ब्रांड वहां पर एक ही स्थान पर हमें मिल जाते हैं। तो इसकी तुलना एक शॉपिंग मॉल से भी की जाती है कि जैसे ही एक शॉपिंग मॉल में हमें लगभग सभी चीज मिल जाती हैं, ऐसे ही सुपर ऐप भी काम करता है।
तो इसकी तुलना किससे की जा रही है? शॉपिंग मॉल से। सबसे पहले यहाँ पर जो लोकप्रिय सुपर ऐप है, जो भी चर्चा में भी है, जो खासकर चीन ने विकसित किया है, चीन द्वारा जो विकसित किया गया है, उसका नाम है वीचैट। वीचैट एक ऐसा सुपर ऐप है जो यहाँ पर यानी चीन में रहने वाले लोगों को कई ऐसी सुविधाएं हैं, कई ऐसी सेवाएं हैं, वस्तुएं हैं जो आसानी से, सुलभता से प्रदान कर देता है एक ही ऐप के जरिए। सबसे पहले इस ऐप की शुरुआत मैसेजिंग ऐप के रूप में की गई थी, इसके बाद एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में इसकी शुरुआत की जाने लगी और बाद में फिर इसे धीरे धीरे इसमें और भी चीजें ऐड होने लगी और इसके बाद में इसे भुगतान यानी जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो पेमेंट के लिए, टैक्सी जैसी सुविधाओं के लिए, शॉपिंग के लिए और फूड ऑर्डर, इन सभी के लिए इसका इस्तेमाल बाद में किया जाने लगा और ये एक सुपर ऐप के रूप में विकसित हो गया। तो ये कहाँ तक सीमित है? चीन यानी एशिया के कुछ क्षेत्रों तक ये सुपर ऐप सीमित हैं और एशिया में कई ऐसे और भी सुपर ऐप हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे ग्रैब। ग्रैब भी एक सुपर ऐप है जो एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। तो ये हमने चर्चा की यहाँ पर सुपर ऐप के बारे में। अब जानेंगे कि यह जो सुपर ऐप है यह इसकी अवधारणा क्या है और इसके बाद समझेंगे कि यह कैसे कार्य करता है। इसकी अवधारणा की बात करें तो सामान्यतः ऐसी कंपनियां जो लगभग सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, सभी प्रकार की वस्तुएं बनाती हैं या वे कई प्रकार की सेवाएं भी प्रदान करती हैं, तो इन सभी वस्तुओं और सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए प्रदान करने के लिए या एक ही ऐप के जरिए प्रदान करने के लिए इन्होंने इस अवधारणा को यहाँ पर शामिल किया था कि एक ऐसा ऐप बनाया जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर वे अपनी लगभग सभी सेवाएं और उत्पाद जो हैं वह एक साथ शामिल कर सकें, एक ही स्थान पर, एक ही प्लेटफॉर्म में शामिल कर सकें। इससे यह अवधारणा निकलकर सामने आई थी और ऐसे ही फिर उन्होंने क्या नाम दिया, जब एक ही स्थान पर सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी एक ही ऐप में, तो इसके लिए उन्होंने क्या नाम दिया? सुपर ऐप। और सुपर ऐप के इस्तेमाल की या उपयोग की उन्होंने बात कही। इसके बाद यदि बात करें कि इसकी अवधारणा सबसे पहले या पहली बार कब आई थी या पहली बार कब सुर्खियों में रही है, तो चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया में यह अवधारणा पहली बार देखी गई थी, जहां पर चीन में अभी हमने चर्चा भी की थी वीचैट नामक सुपर ऐप काम कर रहा है। इसके अलावा एशिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ग्रैब नामक सुपर ऐप भी काम कर रहा है। इसके अलावा ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर कई ऐसे सुपर ऐप काम कर रहे हैं, लेकिन इन सुपर ऐप को दरअसल किसी और क्षेत्र से जोड़ दिया गया था। किसी अन्य क्षेत्रों में इन जो सुपर ऐप हैं इनके काम करने की जो अवधारणाएं हैं वे अलग अलग हैं। जैसे चीन में, या हम बात करें चीन जैसे क्षेत्रों में या दक्षिण पूर्वी एशिया की कुछ ऐसी जगहों पर बात करें, तो यहाँ पर शुरुआत में जो सुपर ऐप बनाए गए थे मैसेजिंग के रूप में बनाए गए थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में बनाए गए थे। बाद में फिर उन्हें विकसित कर दिया गया, ग्राहकों की जो भी और आवश्यकताएं हैं उनमें जोड़कर, उनकी वस्तुओं और सेवाओं को जोड़कर इन्हें बाद में कैसे विकसित कर दिया गया? एक सुपर ऐप के रूप में, जिसका उदाहरण वीचैट है। लेकिन कुछ ऐसे ऐप भी हैं जिन्हें उन व्यावसायिक क्षेत्रों द्वारा या व्यावसायिक समूह जो पहले से ऐसे मार्ट या प्लेटफॉर्म का कार्य कर रहा था, जो वहां पर सेवाएं, वस्तुएं प्रदान कर रहा था, पहले से जो पारंपरिक व्यावसायिक समूह है, तो उन लोगों ने भी आपस में मिलकर एक ऐसे ऐप को विकसित करने की बात कही ताकि डिजिटल संपत्ति को आपस में वे संग्रह कर सके, उनका संग्रह कर सके। यानी यहाँ पर सुपर ऐप की दो अवधारणाएं हैं। एक तो चीन का वीचैट, जैसे कि वीचैट के बारे में हमने चर्चा की कि शुरुआत में इसे मैसेजिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, सोशल मीडिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, फिर बाद में इसमें और भी सेवाएं जोड़ दी गई। लेकिन दूसरी अवधारणा क्या है? दूसरी अवधारणा है ऐसी अवधारणा जिसमें जो पारंपरिक व्यावसायिक समूह है जो कि शॉपिंग मॉल, किराना, मनोरंजन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सक्रिय थे, तो इन लोगों ने भी शुरुआत की एक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की जो ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा सके। तो यहाँ पर इसकी दो अवधारणाएं सामने आई, जैसे राजस्व में वृद्धि होगी इन क्षेत्रों में और इन लोगों के राजस्व में। एक तो चीन वाली अवधारणा थी और दूसरी ये जो पश्चिम एशिया के ऐसे विभिन्न देश थे जिन्होंने ये वाली अवधारणा अपनाई, जिसे सुपर ऐप के एक अलग दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है। तो ये हमने बात की कि इन्होंने अपने डिजिटल संपत्ति में वृद्धि के लिए ऐसा कार्य किया। तो ये हमने चर्चा की किसके बारे में? अवधारणा के बारे में। अब हम देखेंगे कि आखिर ये सुपर ऐप काम कैसे करता है। तो जैसे हमने अभी चर्चा भी की कि इसमें बहुत सारे उपयोगकर्ता हैं, इसके उपभोक्ता भी हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे उपभोगकर्ता हैं या बहुत सारे उपयोगकर्ता भी हैं। तो बहुत सारी जब उपयोगकर्ता है वे आपस में एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से विभिन्न सेवाओं का लाभ लेते हैं। इन सेवाओं की एक लंबी श्रृंखला होती है, जैसे असतत श्रृंखला के रूप में भी हम कह सकते हैं। यानी सेवाओं की एक असतत श्रृंखला लोगों को जब प्रदान होती है एक ही प्लेटफॉर्म में और इसका एक पूरा एक एनवायरनमेंट बनता है या इसका पूरा एक इकोसिस्टम बनता है, तो इसे ही कहा जाता है इसकी कार्य करने की शैली। यानी एक ऐसा इकोसिस्टम जिस पर वो सारे ऐप अवेलेबल हैं, वे सभी सेवाएं अवेलेबल हैं, जिसका इस्तेमाल करता है कौन? उपभोक्ता।
इसे इंटरनेट के जरिए जोड़ा जाता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में 3 टाइप के लोग काम करते हैं। एक तो इसकी इंटरनल डेवलपमेंट टीम। इंटरनल डेवलपमेंट टीम से तात्पर्य एक ऐसी टीम से है जो उस ऐप को निर्माण करती है, उस ऐप का निर्माण करती है। फिर उसमें छोटे छोटे ऐप्स भी इसमें जोड़े जाते हैं। जो बाहरी ऐप होते हैं या बाहरी लोग जो इसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं, वे लोग भी इसमें शामिल होते हैं, बाहरी पार्टनर्स भी इसमें शामिल होते हैं। और तीसरा वे व्यक्ति, उपभोक्ता, जो उसका लाभ लेता है। तो ये तीनों लोग उसमें शामिल होते हैं। तो ऐसे ही प्लेटफॉर्म को क्या कह दिया जाता है? सुपर ऐप का पारिस्थितिकी तंत्र या सुपर ऐप का पूरा इकोसिस्टम। तो इसके जरिए वह काम करता है, यानी इससे जुड़े छोटे छोटे ऐप होते हैं जो एक बहुत से बड़े बड़े पारिस्थितिक तंत्र में या बड़े ऐप में मौजूद होते हैं। उनकी 2 टीम होती है, जिसमें कौन है? इंटरनल डेवलपमेंट टीम और बाहरी पार्टनर्स। ये मिलकर एक पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करते हैं। तो एक बड़े सुपर ऐप में छोटे छोटे, जिसे हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलर माइक्रो ऐप, ये भी शामिल होते हैं। तो जो मॉड्यूलर माइक्रो ऐप शामिल होते हैं, उनके जरिए ही बाहरी पार्टनर्स इसमें लाभ लेते हैं या उपभोक्ता इस पूरी श्रृंखला में लाभ लेते हैं। तो इसकी एक विस्तृत श्रृंखला होती है जो किसी भी उपभोक्ता को कार्य करने के लिए, उनकी वहां पर आसान पहुंच बनाने के लिए, सुविधाजनक उसे बनाने के लिए यह कार्य करता है। पूरा इकोसिस्टम कार्य करता है। हमने बात की इसके इकोसिस्टम के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे सुपर ऐप के बारे में और उससे जुड़े कुछ उदाहरण जो भारत में भी हैं और भारत में ऐसे सुपर ऐप हैं जो कार्य कर रहे हैं, जिनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यदि हम देखें कि भारत में कौन कौन से ऐप हैं जो सुपर ऐप के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं जियो, पेटीएम, फोन पे, ऐसे कई ऐप्स हैं जो सुपर ऐप के रूप में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐप अपने अंदर छोटे छोटे ऐप्स के जरिए बहुत सारी सेवाएं हमें प्रदान करते हैं। तो इसमें एक से अधिक सुविधाएं, हमने देखा भी कि एक से अधिक सुविधाएं और प्रोडक्ट्स से हमें प्रदान करते हैं, इसलिए ही इन्हें हम क्या कह सकते हैं? सुपर ऐप। इसके अलावा टाटा ग्रुप और आईटीसी सुपर ऐप ऐसे ही सुपर ऐप हैं जो अभी इस नई रेस में शामिल हुए हैं, जिन पर हम आगे अभी चर्चा भी करेंगे। टाटा न्यू ऐप है एक, यह सुपर ऐप के रूप में विकसित किया गया है, जिसे अप्रैल में लॉन्च किया गया था। इस पर भी हम विचार करेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐप शामिल हैं। यदि बात करें हम जियो के बारे में, तो जियो एक सुपर ऐप के रूप में कार्य कर रहा है, जिसमें बहुत सारी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल है? तो रिलायंस इंडस्ट्री ने जियो में कौन कौन सी सेवाएं शामिल की हैं अभी? शॉपिंग, कंटेंट स्ट्रीमिंग, ग्रोसरी, पेमेंट्स, क्लाउड स्टोरेज। हमने अभी देखा कि जियो में क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज भी है, टिकट बुकिंग की सुविधा भी इसमें उपलब्ध है। इस वजह से चूंकि ये सारी ऑफरिंग्स जियो में प्रदान करता है, इसलिए यह सुपर ऐप के रूप में भी जाना जाता है। ये जियो से जुड़े कुछ ऐप हैं जो आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज जैसी सुविधा भी, मैसेजिंग की सुविधा भी है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की सुविधा भी अवेलेबल है। इस वजह से इसे सुपर ऐप के रूप में देखा जा रहा है। यदि हम टाटा ग्रुप के टाटा नियो की बात करें, तो टाटा नियो में भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, जैसे ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान आप देख पा रहे होंगे, मोबाइल, फैशन यानी आपके जो भी कपड़े वगैरह हैं, इससे भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ब्यूटी, लग्जरी, फ्लाइट्स, ईट, ड्रिंक्स एंड होटल, ये सारी सुविधाएं आपको इस एक ऐप में मिल रही हैं, इसलिए इसे क्या क्या कहा जा रहा है? सुपर ऐप। इसके बाद बात करें, ये तो हुई जियो के बारे में बात, टाटा नियो के बारे में बात। फोन पे के बारे में बात करें कि फोन पे में कौन कौन सी सुविधाएं अवेलेबल हैं, तो इसमें कौन कौन सी सुविधा है? ओला कैब्स, स्विगी, ग्रोफर्स, अजियो, दिल्ली मेट्रो, Booking.com जैसी सेवाएं इसमें अवेलेबल है। इस वजह से इसे सुपर ऐप के रूप में देखा जा रहा है। अलीबाबा समूह के निवेश वाले पेटीएम में भी ऐसी कई सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, जैसे भुगतान, जैसे कि आप ऑनलाइन आप पेमेंट कर देते हैं, टिकट बुकिंग, खेल, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग और उपभोक्ता वित्त, ये सभी सुविधाएं शामिल है इसमें। इस वजह से इसे भी एक सुपर ऐप के रूप में देखा जा रहा है। एसबीआई योनो भी एक सुपर ऐप के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े लगभग सभी जो भी सर्विसेज हैं उनको प्रदान करने की बात चल रही है और लगभग एक ही प्लेटफॉर्म पे ये सारी सुविधा हमें मिल जाएगी। इस वजह से एसबीआई की योनो को भी एक सुपर ऐप के रूप में, सुपर स्टोर के रूप में देखा जा रहा है। हमने बात की महत्वपूर्ण सुपर ऐप्स के बारे में, इसके आप इमेज के जरिए देख भी सकते हैं। फोन पे है, फोन पे में चूंकि बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, बिल, इसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग, आप बहुत सारी, और टिकट बुकिंग, रेलवे की IRCTC ऐप के जरिए आप फोन पे से भी टिकट बुक कर सकते हैं। तो ऐसी सारी सुविधाएं हमें फोन पे में अवेलेबल हैं। यदि बात करें इन सेवाओं के बारे में कि आखिर जब ये सेवाएं हमें प्रदान की जा रही हैं, एक ही ऐप में हमें ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो आखिर इससे जुड़े चिंता के विषय क्या होंगे या इससे जुड़ी चिंता के मुद्दे कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, यदि कोई व्यक्ति एक ही ऐप के जरिए बहुत सारी सुविधाएं ले रहा है, तो जाहिर तौर पर ऐसा है कि आपकी सारी एक्टिविटी यहाँ पर ट्रैक हो रही है, यानी आपसे जुड़े लगभग सभी डेटा यहाँ पर उस प्लेटफॉर्म या उस ऐप में, उस ऐप के जो भी मालिक हैं उस तक यहाँ पर पहुंच रही हैं, या वह अपने AI के जरिए वो सभी टेक्नोलॉजी आपकी सारी एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहे हैं।
तो यदि हम इससे जुड़े चिंता के मुद्दों पर बात करें कि कौन कौन से चिंता के मुद्दे यहाँ सामने आ सकते हैं, क्योंकि अधिकांश सेवाएं यदि एक ही व्यक्ति द्वारा प्रदान की जा रही है तो यहाँ पर ग्राहकों की जो भी अपने अधिकार हैं, उनकी जो पूरी ट्रैकिंग है कि कौन कौन सी चीजों को पसंद कर रहे हैं, यह भी हो सकती है। और दूसरा, जब एक ही प्लेटफॉर्म हमें सारी सुविधाएं प्रदान कर रहा है तो वहां पर उसकी मोनोपोली स्थापित हो जाती है, क्योंकि हम बार बार एक ही ऐप के थ्रू है काम कर रहे हैं और वहां पर सारी सुविधाएं हैं, तो लगभग सभी लोग वो सारी सुविधाएं लेने के लिए उस ऐप पर जाएंगे। तो उस ऐप में जाने से जो बाजार का और भी पारिस्थितिक तंत्र है वह प्रभावित होगा और बाजार पर एक ही समूह का एकाधिकार, इसकी बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो जब बाजार पर एक ही समूह का एकाधिकार हो जाएगा तो वहां पर छोटे मोटे और भी जो उद्योग चल रहे हैं, आसपास जो भी और बाजार या मार्केट है, वह उससे नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगी। इसके अलावा ऐसे कई मुद्दे गोपनीयता से जुड़े भी उठते हैं, यानी गोपनीयता से जुड़ी जो भी चिंताएं हैं ये और भी ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि जब ऐसे ट्रैकिंग होगी आपके डेटा की तो जाहिर तौर पर यह आपकी जो भी गोपनीयता है इसे प्रभावित करेगी। इसके साथ ही इस सुपर ऐप में किसी भी थर्ड पार्टी द्वारा यदि यह सेवा प्रदान कर दिया जाता है, यानी यदि कोई प्लेटफॉर्म किसी थर्ड पार्टी द्वारा आपकी जो भी एक्टिविटी है, ट्रैकिंग है, उसकी जो भी डेटा है, उससे जुड़ा जो भी डेटा है किसी थर्ड पार्टी को प्रोवाइड कर देता है, तो यह भी एक बड़ा मसला हो जाएगा आपकी गोपनीयता से जुड़े। तो यहाँ पर यह सवाल भी उठता है, क्योंकि यह ऐप आपकी सारी लगभग डेटा को एकत्र कर रहा है, AI के जरिए, आपकी मशीन लर्निंग के जरिए आपकी जो भी एक्टिविटीज है उसे ट्रैक कर रहा है, तो जाहिर तौर पे आपकी गोपनीयता से जुड़ा मुद्दा भी हो सकता है और आपकी जो भी सटीक जानकारी है ये यहाँ से उपलब्ध हो सकती है। तो ये थे चिंता से जुड़े मुद्दे। हम देखेंगे कि भारत में इन चिंताओं के समाधान के लिए या डेटा प्राइवेसी के लिए कौन कौन से नियम बनाए गए हैं ताकि इस ऑनलाइन जो ट्रैकिंग है इसे रोका जा सके। तो भारत में इससे जुड़े यानी डेटा सुरक्षा से संबंधित कुछ नियम हैं, जिसमें वर्ष 2017 में सबसे पहले इससे जुड़े यानी डेटा की प्राइवेसी से जुड़े इस ऑनलाइन डेटा जो साझाकरण चल रहा है उसे कैसे कम किया जा सकता है, इससे जुड़ी एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की बात कही गई थी। और इसमें कहा गया था कि यदि कोई ऐसे नियम का उल्लंघन करता है, किसी व्यक्ति की गोपनीयता को प्रभावित करता है, तो इस न्यायालय द्वारा सजा देने का प्रावधान भी इसमें शामिल किया गया था। यानी नियमों के उल्लंघन के बाद सजा का प्रावधान इसे शामिल करने का सुझाव दिया गया था। कब? वर्ष 2017 में। इसके अलावा केंद्र सरकार ने ऐसे ही डेटा के संरक्षण के लिए, ऑनलाइन डेटा के संरक्षण के लिए, किसी व्यक्ति की सभी गतिविधियों से जो भी जुड़े ट्रैकिंग है उसकी सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 यानी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 यहाँ पर पास किया था, जिसमें क्या क्या शामिल था। एक तो नागरिकों के अधिकार उसमें शामिल थे कि यदि किसी व्यक्ति के नागरिकों के अधिकार यहाँ पर प्रभावित होते हैं, डेटा एकत्र कर रही जो भी संस्था है उसमें उसके लिए कौन कौन से उत्तरदायित्व होंगे, कैसे किन किन नियमों या उत्तरदायित्वों का वह पालन करेगी, इस बिल में यह भी शामिल किया गया था। डेटा प्रसंस्करण से जुड़ी जो कौन कौन सी कानूनी बाध्यताएं हैं भारत में, यदि कोई कंपनी है बाहर की वो यहाँ पर अपने ऐप का संचालन कर रही है तो भारत में उसे कौन कौन सी कानून का पालन करना पड़ेगा, यह भी इसमें शामिल किया गया है। एवं भारतीय सीमा से बाहर डेटा भेजे जाने से संबंधित जो भी प्रावधान है उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। यानी यहाँ पर जो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 लाया गया था, इसमें इन सभी चीजों को मुख्य रूप से शामिल किया गया है कि कैसे एक भारत का यदि कोई व्यक्ति नागरिक है तो उस नागरिक के कैसे अधिकारों को संरक्षण किया जा सकेगा। कोई कंपनी यदि बाहर से आकर भारत में ऐसे ऐप का इस्तेमाल कर रही है या ऐसे प्लेटफॉर्म उनके द्वारा विकसित किए गए हैं जो भारत में संचालित हैं या भारत के उपभोक्ता उनका उपयोग कर रहे हैं, तो कैसे उनसे जुड़ी कौन कौन सी कानूनी बाध्यताएं उन्हें माननी होगी। इसके अलावा भारत के नागरिकों का जो डेटा है वह भारत के बाहर ले जाने से जुड़े कौन कौन से नियम है और उन्हें कौन कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा, यह भी इसमें शामिल है। तो हमने बात की चिंता से जुड़े मुद्दे और भारत में से जुड़े कौन कौन से समाधान है। अब हम देखेंगे कि क्या हो आगे की राह। तो अभी तक अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में सुपर ऐप की जो अवधारणा है वह इससे पहले लाई गई थी, लेकिन वर्ष 2018 में एक ऐप की शुरुआत की गई थी, लेकिन उसे फिर बाद में खत्म कर दिया गया या उस ऐप का इस्तेमाल लगभग शून्य कर दिया गया। तो अभी तक इन क्षेत्रों में सुपर ऐप के बारे में या एवरीथिंग ऐप के बारे में चर्चा क्यों नहीं उठ रही थी? इसका मुख्य मुद्दा जो था वह था सुरक्षा, डेटा सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं। यानी डेटा सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं इन क्षेत्रों में, इन देशों में इतनी महत्वपूर्ण है कि अभी तक वहां पर सुपर ऐप से जुड़ी जो भी अवधारणाएं हैं वह मुख्य रूप से संचालन में नहीं थी, जबकि जो एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में, चीन जैसे देशों में ये यहाँ पर काफी संचालन में है। इसका एक मुख्य कारण यह भी बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में जो आबादी है वह इंटरनेट का इस्तेमाल काफी संख्या में करती है,
जिसमें वह डेस्कटॉप का इस्तेमाल ना करके मोबाइल का इस्तेमाल करती है। और सुपर ऐप की अवधारणा मुख्य रूप से मोबाइल यूजर्स के लिए ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सारे ऐप का इस्तेमाल कौन कर पाएगा? मोबाइल यूजर। डेस्कटॉप लेकर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तो जा नहीं सकता, तो मोबाइल यूजर्स की आबादी यहाँ ही सर्वाधिक है। इस वजह से यहाँ पर सुपर ऐप को लेकर जो भी अवधारणाएं हैं चर्चा में रहती हैं। इसके अलावा हमने चर्चा भी की कि अमेरिका और ऐसे देशों में डेटा से जुड़ी जो भी सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं, इस वजह से यहाँ पर अभी तक ये ऐप चर्चा में नहीं था, लेकिन एलन मस्क ने इन्हें वापस से शुरू करने की बात कही है, जो इन देशों में, इन क्षेत्रों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत में डेटा सुरक्षा से जुड़ी जो भी विशेष कानूनी प्रावधान है, उनमें अभी तक लोगों के प्रति उनमें कोई भी जागरूकता नहीं है। इन कानूनी प्रावधानों को लेकर भारत के लोग बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि भारत सरकार को लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की जरूरत है, ताकि वे अपने अधिकारों को समझें, अपनी डेटा से जुड़ी जो भी गोपनीय जानकारियां हैं उसके बारे में वे प्लेटफॉर्म पर साझा ना करें या अपने डेटा को अपने तक सीमित रखें। महत्वपूर्ण जो भी डेटा है उसे इन प्लेटफॉर्म में साझा ना करें। यानी यहाँ पर जन जागरूकता फैलाने की जरूरत है, क्योंकि भारत में इससे जुड़ी जन जागरूकता में भारी कमी देखी गई है। इसके अलावा सरकार को इन सुपर ऐप के क्षेत्र में जो भी कंपनियां ज्यादा सक्रिय हैं या इन गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं, तो भारत को इसमें निगरानी करने की जरूरत है। ये हम इससे जुड़ी जो भी आगे की राह है कि भारत सरकार और क्या कर सकती है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा भविष्य में इससे जुड़े जो भी कानूनी प्रावधान है, इसके निर्माण से जुड़ी जो भी गतिविधियां हैं, उसमें विशेषज्ञों को शामिल करके, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र के जो भी विशेषज्ञ हैं उन्हें शामिल करके बहुत अच्छे और बेहतरीन कानून बनाने की यहाँ पर जरूरत है। तो हमने बात की पूरे डेटा और सुपर ऐप से जुड़े कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते थे, उनसे जुड़ी चिंताओं के बारे में। फिर क्या हो आगे की राह, आप जानेंगे इस पूरे सेशन से संबंधित हमारा सवाल। तो सवाल है जिसे आपके लिए पढ़ दिया जाता है, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 यानी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में व्यक्तिगत डेटा के संदर्भ में किन्हें शामिल किया गया है? हमारे ऑप्शन है नागरिकों के अधिकार, डेटा एकत्र कर रही संस्था के उत्तरदायित्व, डेटा प्रसंस्करण से जुड़ी कानूनी बाध्यताएं या उपयुक्त सभी। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसके अलावा चूंकि अभी हाल ही में नोबेल प्राइज से जुड़ी नई नई घोषणाएं हो रही हैं, नए नए व्यक्तियों को वापस से विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल प्राइज मिल रहा है, तो कल का हमारा इन फोकस का कार्यक्रम होगा फिजिक्स के नोबेल प्राइज से संबंधित। यानी नोबेल प्राइज जो फिजिक्स में भी हाल ही में मिला है वह किस विषय में दिया गया है और वह विषय आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। दृष्टि के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमें आपसे साझा करते हुए हर्ष हो रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022 में ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम से आए कुल 25 सवाल